सर जैसे कि मैंने अभी ऑडियंस को बताया कि आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो इतनी सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते हैं? सबसे मेरा पावरफुल टूल है। एंड सर अभी आपने जैसे बताया वो अगर हमारे कोई अर्जेंट टास्क है उनको इमीडिएटली कीजिए, जो इम्पोर्टेंट टास्क हुए। सर थोड़ी सी इसके एग्जांपल दीजिए सर। आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं, सोफे पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, बट होता कुछ नहीं है। सर टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? अगर मैं उसे फॉलो करूँ तो मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? विराज, आपने ना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया। सर आप हमारी ऑडियंस को, मैं चाहूँगा कि हमारी दो टाइप की ऑडियंस है। एक तो हमारे स्टूडेंट है जो कि 18 से 24 की है और कुछ एम्प्लॉय भी है। तो दोनों कैटेगरी के लिए मैं चाहूँगा कुछ बुक्स रिकमेंडेड करें सर आप। देखिए विराज, एंकरिंग के लिए ना, एंकरिंग या होस्टिंग के लिए आपको कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो सर आपकी लाइफ में क्या प्रोडक्टिविटी टूल रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी रही है जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल स्ट्रेटेजी रही है सर आपकी ज़िंदगी? सर ये जो आपकी 18 साल की जर्नी रही है, एक एंकर, राइटर, बुक इन्फ्लुएंसर, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट के थ्रू, सर आपकी जर्नी कैसी रही? आपकी लाइफ में क्या ऐसा लेसन था जिसे आप आज तक फॉलो करते हैं? तो मेरी जर्नी में जो सबसे बड़ी बात रही, या मैंने जो लर्न किया, या जिसको मैंने अडॉप्ट किया सबसे ज़्यादा। का स्वागत है आज के हमारे नए पॉडकास्ट शो में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं और वो हैं एक एंकर, राइटर, बुक इन्फ्लुएंसर और टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट, जिनको 18 साल का एक्सपीरियंस है, मिस्टर जेके जैन। आइए इनका स्वागत करते हैं। सर जैसे कि मैंने अभी ऑडियंस को बताया कि आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो इतनी सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते हैं? जैसे आप एंकरिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, बुक इन्फ्लुएंसर हैं और टाइम मैनेजमेंट, ये सब आप मैनेज कैसे करते हैं सर? हमारी ऑडियंस को बताइए। एक्चुअली विराज, इसका कुछ खास ऐसा टूल नहीं है। सबसे मेरा पावरफुल टूल है प्रोग्रेसिव प्लानर। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, आप एक प्रोग्रेसिव प्लानर खरीद लीजिए, ऑनलाइन भी मिलता है। आप एक सिंपल डायरी बना लीजिए, प्लान, रिव्यू, प्लान, एग्जीक्यूट, रिव्यू, एंड द लास्ट ऑफ डे, एंड ऑफ द डे, you review your day, reflection your day, plan your day, plan your week, plan your month, plan your year। आपके गोल्स क्या हैं? सेकेंडली, उनको प्रायोरिटाइज करिए। ओके प्रायोरिटाइज इज द की। ओके व्हाट इज अर्जेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट। कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि जो अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको आप डेलीगेट कर सकते हैं। दैट इज द सॉल्यूशन। कुछ टास्क ऐसे हैं जो अर्जेंट भी हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, उनको आप करिए। कुछ टास्क ऐसे हैं जो ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, उनको आप एलिमिनेट करिए। ओके तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, लाइक आप 5 मिनट्स पर कॉल अपने टाइम सेट करिए मोबाइल में। सोशल मीडिया के लिए आप फिक्स आवर्स रखिए। ये नहीं है आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं, सोफे पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, बट होता कुछ नहीं है। यस तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप अपने मिड ऑफ द डे एंड एंड ऑफ द डे, मिड ऑफ द डे एज मेरा शेड्यूल है 12 बजे, नून में मैं 5 मिनट की सेल्फ मीटिंग करता हूँ। दैट इज़ क्रिटिकल फॉर मी। सेकेंडली, एट एंड ऑफ द डे, आफ्टर डिनर एंड बिफोर स्लीप, मेरी पर्सनल मीटिंग होती है, खुद से खुद की मीटिंग होती है। दैट इज़ क्रिटिकल पार्ट ऑफ माई डे। उसमें मैं अपना दिन कैसा गया, ओके क्या क्या कमी रही, आइडेंटिफाई द गैप एंड ब्रिज द गैप विद एक्शन प्लान। तो दैट इज़ द मेथड। इसके अलावा आप और भी टेक्निक्स हैं, लाइक आप कोई भी काम करते हैं तो उसका पर्पज़ आपके माइंड में होना चाहिए, हार्ट से होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज करना है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं और लोग भी बोल रहे हैं, बट आप एक्सरसाइज शुरू तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी दिल से आवाज़ नहीं आएगी। यस आप दिल से अगर करेंगे तो उसके लिए टाइम भी निकलेगा, उसके लिए मन भी होगा, उसके लिए सारे डिस्ट्रैक्शन हट जाएंगे। मेरे पास रनिंग शूज़ नहीं है, मेरे पास जॉगिंग किट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को जगाएगा कौन, सब एलिमिनेट हो जाएंगे। दैट इज़ द की। एंड सर अभी आपने जैसे बताया वो अगर हमारे कोई अर्जेंट टास्क है उनको इमीडिएटली कीजिए, जो इम्पोर्टेंट टास्क हुए। सर थोड़ी सी इसके एग्जांपल दीजिए सर ऑडियंस को कि कौन से टास्क हम डिले कर सकते हैं, कौन सा हम राइट, इमीडिएटली करें। राइट। सपोज आप एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और क्लाइंट ने कोई एक रिपोर्ट मांगी। यू आर एचओडी, यू आर सुपीरियर, यू आर टॉप मोस्ट पर्सन, और आपके पास कॉल आता है, ईमेल आता है कि ये रिपोर्ट कस्टमर को सबमिट करनी है। Correct. तो
रिपोर्ट आपके पास भी है कॉमन फोल्डर में, आप उस रिपोर्ट को भेज सकते हैं। रिपोर्ट को सर्च करेंगे, रिव्यू करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तब भेजेंगे। वो आपका अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके सेल्फ के लिए। तो आप क्या करेंगे, उसको डेलीगेट कर दें अपनी टीम में कि रिपोर्ट आप सर्कुलेट कर दो। मैंने रिव्यू करके फोल्डर में डाली हुई है, आप रिपोर्ट सर्कुलेट कर दीजिए। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अर्जेंट टास्क बट नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, एंड इम्पोर्टेंट टास्क हो कोई, जैसे फैमिली में अगर मैं बात करूँ, कोई वर्क ही नहीं करता है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो घर पे है, तो वो अपने टास्क को कैसे डिसाइड करे सर, कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट टास्क है, क्या अर्जेंट टास्क है? जैसे कोई अगर स्टूडेंट है, वो अपने घर पे बैठा है, उसका स्कूल जाना उसका इम्पोर्टेंट टास्क है, उसका होमवर्क करना इम्पोर्टेंट टास्क है, राइट। और उसके अर्जेंट टास्क कैसे हो सकते हैं सर? कुछ एग्जांपल्स एक स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए विकी, देखिए सबसे पहले ना एक और मेरा सेशन अलग अलग से करेंगे उस पर, कि नो द पर्पस ऑफ लाइफ, नो द गोल्स। आप करना क्या चाहते हैं? आप स्टूडेंट है तो आपका एम क्या है? आपको फर्स्ट डिवीजन लानी है, आपको 90% आने हैं, 100% आने हैं, टॉप पे आना है। आपका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? तो उसमें जैसे एग्जांपल आपने स्टूडेंट का लिया, तो उसके लिए अगर उसके फ्रेंड्स बुलाने आए हैं कि यार चल नीचे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दैट इज़ द अर्जेंट टास्क। उसके लिए यार दोस्त आए हैं, मुझे जाना है। बट इम्पोर्टेंट क्या है? उसके लिए कल टेस्ट है, या कल नहीं, एक वीक बाद है, बट वो शेड्यूलिंग कर रहा है थोड़े थोड़े, एक एक चैप्टर की, एक एक लेसन की। तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट टास्क है। इसी के साथ मैं एक एग्जांपल और भी देता हूँ, जैसे कि इम्पोर्टेंट टास्क होगा लेकिन अर्जेंट नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म में जाके वो इम्पोर्टेंट बनेगा। लॉन्ग टर्म में मुझे अचीव करना है, मेरे को अपनी अर्निंग बढ़ानी है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने हैं, वो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, बट अर्जेंट नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, शेड्यूलिंग। आप उसको शेड्यूल कर दीजिए कि मैं हर 3 तारीख को एवरी मंथ ऑफ थर्ड मैं अपना फाइनेंशियल बजट रिव्यू करूँगा। कितना एक्सपेंसेस हुए, कितनी अर्निंग हुई, कितना मैं इन्वेस्टमेंट और कर सकता हूँ। फिर एक और है एक्सप्लोरेशन। आप एक्सप्लोर करिए नए नए ऑप्शन। आजकल तो टेक्नोलॉजी का एरा है, वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोरेशन इज़ द की। आप टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करते रहिए कि इस फील्ड में क्या हो सकता है, इसमें आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। एम्पल ऑफ नंबर ऑफ साइट्स हैं, नंबर ऑफ कंसल्टेंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज देंगे। तो आप उनसे कांटेक्ट करिए, ईमेल करिए, फ़ोन करिए, कोल्ड कॉल करिए। वे वो आपकी सपोर्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके सर, एक मेरा मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है सर। सर, टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? अगर मैं उसे फॉलो करूं तो मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर ना फॉलो करूं तो फिर मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? विराज, आपने ना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दिया। सभी काफ़ी लोग करते हैं टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट से ये होता है, टाइम मैनेजमेंट ये है, टाइम मैनेजमेंट। बट मैं कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आप उसे काट दीजिए। यू कांट मैनेज द टाइम। आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। 24 आवर्स राउंड द क्लॉक टाइम चलता रहेगा, यू कांट मैनेज द टाइम। टाइम मैनेजमेंट की जगह आप लिख लीजिए सेल्फ मैनेजमेंट। आपको सेल्फ को मैनेज करना है, खुद को मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। सेल्फ मैनेजमेंट, आप सेल्फ को मैनेज करिए, प्रायोरिटाइज टास्क करिए। जैसा मैंने बताया, छोटी छोटी प्रोडक्टिविटी टिप्स हैं, हैक्स हैं, जैसे मैंने बताया। एक और टिप्स है कि डू एट ए वन टाइम बंडल ऑफ टास्क। सिमिलर टास्क हैं उनको एक ही टाइम पे करिए। जैसे कि मसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे हम अगर कहें तो आपको फ़ोन कॉल करनी है, मुझे मेरे क्लाइंट को कॉल करनी है, मुझे मेरे किसी रिलेटिव को, किसी पुराने दोस्त को कॉल करनी है, किसी मेरे को घर पे रिपेयरिंग के सर्विस वाले को कॉल करनी है। आप फ़ोन उठाइए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए वर्क से, और 1 2 3 4 5 सारे कॉल्स एक साथ निपटा दीजिए। सिमिलरली आपको ईमेल का रिप्लाई करना है प्रोफेशनल उसमें लाइफ में, तो आपने कुछ अर्जेंट रिपोर्ट बनाई, उसके बाद जितनी भी ईमेल्स आई हैं उसका रिप्लाई, उसको शेड्यूलिंग, उसकी मीटिंग इनवाइट, उसका इंसाइट, जो भी देखना है वो एक साथ करिए। तो दैट इज़ द की। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन सर, कि आजकल क्या हो गया, भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है। लोग अपने प्रोफेशनल को लेके कहीं दूर जाके रह रहे हैं, कोई कोई 2-2 घंटे का ट्रैवल करता है अपनी जॉब के लिए। वो अपना ट्रैवलिंग में उसके 2 घंटे वेस्ट होते हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकता है कोई एम्प्लॉय या फिर कोई स्टूडेंट जो कॉलेज से अप डाउन्स कर रहा है, उसका पूरा दिन उसी में निकल जाता है सर, कॉलेज फिर कॉलेज से घर। तो वो कैसे फॉलो कर सकता है एक टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल को? देखिए विक्की, आपने अगर
विराज, आपने अगर कोई बात कही है कि 2 घंटे वो ट्रैवल जाने में लगा रहा है, 2 घंटे आने में, तो ही कैन यूटिलाइज 4 आवर्स आल्सो। लाइक बजाय इसके कि वो मेट्रो में खड़ा है, बाहर सर्फिंग कर रहा है, माइंडफुलनेस नहीं है और रील को स्क्रॉल करे जा रहा है, इसकी बजाय उसको पर्पस पता होना चाहिए। वो ऑडियो बुक सुन सकता है, ड्यूरिंग द ट्रैवल ऑडियो बुक सुन सकता है, अपना कोई जो पॉकेट में डायरी रखे उसमें शेड्यूलिंग काम है उनको मार्क कर सकता है, अगले दिन की प्लानिंग कर सकता है। तो इस तरह के काम कर सकता है वो उसको कोई कॉल निपटानी है, जैसे मैंने कहा बंडल ऑफ टास्क, वो कॉल कर सकता है वो कॉल कर सकता है। तो इस तरह का मतलब वो टास्क कर सकता है, ओके जिससे कि उसका टाइम यूटिलाइज भी होगा और पर्पस सर्व होगा। ओके सर, मेरे 2 क्वेश्चन एक साथ मैं मर्ज करके पूछ रहा हूँ। पहला तो कि आज की जनरेशन अपना टोटली टाइम है ना रील्स स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। रील्स स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देती है। एंड सेकंड थिंग कि सर कुछ टिप्स दीजिए वो अपने शेड्यूल कैसे बनाएं। कुछ आप एग्जांपल्स के थ्रू बता सकते हैं कि किस टाइम डिनर करना है, इस टाइम ये करना है, तो वो फॉलो करें। क्यों? बिकॉज वो कोई टाइम शेड्यूल करता है, वो करना चाह रहा है टाइम मैनेजमेंट अपनी लाइफ को, बट क्या होता है कि उसको कहीं जाना है आधे घंटे के लिए, बट वहाँ पे टाइम लग गया। जैसे आपने अभी कॉल का बोला कि कॉल करनी है इस क्लाइंट को, क्लाइंट से 5 मिनट की डिस्कशन था और वो लॉन्ग टर्म में चलेगी, आधे घंटे की होगी। तो सर पूरे उस आधे घंटे के लेके ना आगे का टाइम मैनेजमेंट हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। जैसे हमने 9 बजे खाने खाने का डिनर रखा था, हमारा टाइम हिल गया, फिर 10 बजे, फिर मेरे आगे सोने का टाइम आगे हिल जाएगा। राइट। तो वो कैसे मैनेज होगा सर? एक्चुअली विकी, देयर आर 2 थिंग्स, वन इज शेड्यूलिंग, सेकंड इज प्रायोरिटाइजेशन। आई एम नॉट यहाँ ये मैसेज छोड़ने वाला हूँ कि आप अर्ली मॉर्निंग में जागिए, यू आर ए इवनिंग पर्सन और यू आर ए मॉर्निंग पर्सन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर 8 बजे उठते हैं दैट इज़ एनफ, आप अगर 5 बजे उठते हैं दैट इज़ क्वाइट एनफ, क्वाइट फेयर। वो आपका जो पर्पज़ है, सबसे पहले आप अपना पर्पज़, आपका मैंने बताया जैसे ईयरली गोल्स हैं, मंथली गोल्स हैं, वीकली गोल्स हैं, फिर डे के हाई प्रायोरिटी टास्क। सबसे पहले तो आप हाई प्रायोरिटी टास्क और टुमारो मेंशन करिए और उन्हें प्रायोरिटी के ऑर्डर में लिखिए। नंबर 1 प्रायोरिटी सो एंड सो, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, और उनको उसी ऑर्डर में निपटाइए। तो दैट इज़ द क्रिटिकल। अगर आपके लो प्रायोरिटी टास्क या कुछ शेड्यूल वाले टास्क है वो रह भी जाते हैं तो हमें हार्म ना हो, हमें बर्नआउट की कंडीशन ना आए। जैसे कि आपका हाई प्रायोरिटी टास्क है कि मुझे कहीं किसी क्लाइंट को ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, प्रोफेशनल अगर लें तो ये हाई प्रायोरिटी टास्क है। लेकिन लो प्रायोरिटी टास्क है कि मुझे किसी से डिस्कशन करना है फोर्थ कमिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए, तो वो लो प्रायोरिटी टास्क है। अगर वो रह भी गया तो फेयर एनफ। इसके अलावा देखिए जैसे अर्निंग होती है, टाइम इज़ इक्विवेलेंट टू मनी। जैसे आपके पास जितना पैसा है, आपकी 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, जितनी भी इनकम है उसमें से आप खर्च करते हैं, उसके अगेंस्ट खर्च करते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि उसकी बजटिंग, उसका प्रायोरिटाइजेशन करें, ऐसे ही टाइम के साथ करें, जितना बचता है उसके हिसाब से काम करें। सेकेंडली अर्निंग बढ़ाएं, इसी तरह टाइम की अर्निंग भी बढ़ाएं। ये एक मूल मंत्र है, मतलब टाइम की अर्निंग कैसे बढ़ाई जाए, टाइम कैसे ज़्यादा किया जाए और फिर उसे पर्पसफुल चीज़ों में यूज़ किया जाए। जैसे कि कुछ मैं टाइम रोबर्स के एग्जांपल बताता हूँ। मीटिंग्स, अवॉइड अननेसेसरी मीटिंग्स अनलेस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। यू कैन डेलीगेट योर टीम मेंबर्स टू दैट मीटिंग। अगर वो आपके लेवल की मीटिंग नहीं है या कुछ है तो आप उन्हें डेलीगेट कर सकते हैं। सेकेंडली आपका जैसे फ़ोन कॉल का मैंने बताया 5 मिनट पर फ़ोन कॉल करें। सेकेंडली 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जो भी आपका लिमिट है। थर्ड वन इज़ नोटिफिकेशन ऑफ रखें। अननेसेसरी आपके आउटलुक के भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, फेसबुक के भी, यूट्यूब के भी। आपको पता है आपको सोशल मीडिया के लिए आप फिक्स टाइम रखें। आपको पता है यूट्यूब में जाऊंगा, अंदर देखूंगा तो मैंने जो चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं या टॉप मोस्ट हैं वो आ जाएगी लिस्ट, आप देखिए। ये नहीं है आप कुछ काम कर रहे हैं, अर्जेंट टास्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और बीच में नोटिफिकेशन आती है यूट्यूब की, बीच में नोटिफिकेशन आती है फेसबुक की, तमाम सोशल मीडिया के आपके आते हैं, तो आप उनको नोटिफिकेशन को ऑफ करें। अर्जेंट से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एक दो अगर ऐप का आपको नोटिफिकेशन रखना है तो वो आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइम रॉबर्स हैं। दूसरा,
आप सेट द बाउंड्री, सभी को ये बताएं कि किस टाइम आप अवेलेबल हैं, किस टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी भी कहा आप हमेशा अवेलेबल हैं। सेट योर बाउंड्रीज कि यार मेरा फर्स्ट लंच, फर्स्ट हाफ तो मेरा बड़ा प्रोडक्टिव वर्क होता है, मैं अपने खुद के काम करता हूँ, तो मैं ये मीटिंग पोस्ट लंच ही कर पाऊँगा, या अपनी टीम के साथ मैं 3 से 4 ही मिल पाऊँगा। या पर्सनल लाइफ में भी आप कोई भी कभी नहीं यार मैं तो वीकेंड पे ही मिल पाऊँगा। होता क्या है कि मैं ऑफिस से लेट आता हूँ और फिर उसके बाद कुछ घर के काम होते हैं, फिर मेरा वर्कआउट का टाइम होता है, फिर डिनर होता है, फिर मेरी कुछ शेड्यूलिंग और पर्सनल वर्क होते हैं, तो सॉरी गाइज मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगा। मैं वीकेंड में हमेशा अवेलेबल रहूँगा। वीकेंड में आप इवनिंग में 5 to 7, 5 to 8 कभी भी मिल सकते हैं। तो दैट इज़ द बाउंड्री, सेट योर बाउंड्री। आप अपनी बाउंड्री सेट करें, आप कब अवेलेबल हैं, कब नहीं हैं। तो उससे क्या होगा कि सामने वाला भी, फिर अगर आपने फर्स्ट टाइम बताया, सेकंड टाइम बताया, तो वो एक बार उसके माइंड में ये रहेगा यार नहीं यार इनको कॉल नहीं करनी है अभी, ये अभी अवेलेबल नहीं होंगे, फ़ायदा है नहीं, तो मैं इनको वीकेंड पे ही कॉल करता हूँ। तो दैट इज़ द की। ओके सर, कैन यू प्लीज शेयर योर डेली रूटीन विद माय ऑडियंस? डेली रूटीन में मैंने बताया जैसे कि मैं प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव प्लानर यूज़ करता हूँ। प्रोग्रेसिव प्लानर में मैं सबसे पहले सर मैं चाहूँगा कि आप मॉर्निंग से बताइए, मॉर्निंग से उठने के बाद, जब भी आपके उठने का टाइम है और रात को सोने से पहले आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो हमारी ऑडियंस को बताइए सर। विराज इसमें कुछ खास नहीं है। मैंने बताया एक प्रोग्रेसिव प्लानर है जो एंड ऑफ द डे मैं अपनी पर्सनल मीटिंग करता हूँ उसके साथ। उसमें व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव। सेकेंडली मैं उसमें लिखता हूँ आई एम ग्रेटफुल फॉर, क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। आज मेरे दिन में ऐसी क्या घटना हुई कि जिससे मैं ग्रेटफुल रहा। जैसे कि आज मैं ग्रेटफुल हूँ आपका, आपने मुझे इनवाइट किया, तो आज के प्रोग्रेसिव प्लानर में जाने वाला है इनविटेशन फॉर पॉडकास्ट। तो थैंक्स फॉर विराज। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। सेकेंडली होता है, थर्ड वन होता है हाई प्रायोरिटी टास्क। जैसे मैंने बताया ऑर्डर के हिसाब से प्रायोरिटी टास्क लिखता हूँ और उनका लास्ट में कंप्लाइंस स्कोर भी निकालता हूँ। अगर मेरे 10 टास्क है, सपोज 3 टास्क है या 5 टास्क है, तो उसमें से अगर 6 टास्क हैं, 2 हुए तो 2/6 उसका कंप्लाइंस परसेंटेज निकलता है। फिर हाउ आई विल इम्प्रूव, एक कॉलम लास्ट में नीचे होता है हाउ आई विल इम्प्रूव। सबसे पहले ऊपर होता है, सबसे पहले टॉप में डेट आ गई, डे एंड डेट आ गया। उसके बाद उसमें होता है एफर्मेशन, होता है आई एम यूनिक, आई एम बेस्ट। एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन। यस यस यस, लॉ ऑफ वो अट्रैक्शन। बहुत पावरफुल टूल है। अगर आप प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे राइटिंग में तो बहुत इम्पैक्ट देगा। फिर उसके बाद आई एम ग्रेटफुल फॉर, वो आता है। फिर उसके बाद आता है टुडेज हाई प्रायोरिटी टास्क। इससे जस्ट ऊपर एक चीज़ और आती है, वो मैंने मिस की। उसमें आता है कि आई एम एक्साइटेड अबाउट, टुमारो के लिए मैं किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ। तो वो आने से ना आपको दिन का, अगले दिन का, जैसे ही आप सबकॉन्शियस माइंड में आपके सेट होता है, क्योंकि आप रात को करते हैं ये और फिर आप सो जाते हैं, तो आपके माइंड में ये रहता है। और आपको, जैसे मैंने कल लिखा था आई एम एक्साइटेड अबाउट माई पॉडकास्ट विद विराज, तो मेरे को रात को सोने में, सुबह जबकि मैं लेट नाइट सोया था, लेकिन मेरे को बिना अलार्म के अचानक नींद खुल गई अपना। मैं एक्साइटेड था, मेरे को पर्पस मिल गया आज के दिन का। मेरे को आज संडे का पर्पस मिल गया कि मुझे एक पॉडकास्ट रिलीज करनी है, पॉडकास्ट शूट करानी है, तो ये पर्पस मिल जाता है आई एम एक्साइटेड अबाउट। फिर आता है टुडेज हाई प्रायोरिटी टास्क, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3-4 हाई प्रायोरिटी टास्क हो सकते हैं आपके दिन में, ऐसा नहीं है। इसके अलावा साइड में कॉलम होता है टास्क क्या शेड्यूल, उसमें आप ये होता है पिकअप किड्स, बिल सबमिशन, या इस तरह के टास्क होते हैं जो प्रायोरिटी टास्क नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑन आपने बिल पे नहीं किया तो आपकी सर्विसेज बंद हो सकती हैं। तो इस तरह के वो होते हैं। तो हाई प्रायोरिटी टास्क हो गया। फिर लास्ट में आता है बॉटम कॉलम में, बॉटम साइड में आता है आपका रिफ्लेक्शन, आपका दिन कैसा गया। फिर हाउ आई विल इम्प्रूव, मैंने क्या मिस किया वो इम्प्रूव, 1 2 की लर्निंग। तो इस तरह से मेरा प्रोग्रेसिव प्लान होता है। पर डे का पर पेज होता है, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरह से। उसी प्लानर में पहले मंथली गोल सेट होते हैं कि मैं आज इस मंथ में ये करूँगा, फिर उससे वीकली निकल के आता है, वीकली से फिर डे का प्लान निकल के आता है। तो इस तरह से शेड्यूल होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब शेड्यूलिंग करने का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन,
मैं डेली रूटीन के बारे में नहीं कह रहा। जैसा कुछ लोग समझते हैं यार 7 बजे उठो, पहले वॉक करने जाओ, ब्रश करो, फिर ये करना है, 8 बजे ये करना है, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करना है तो 8:30 करना है। नो, नथिंग। इट इज़ द शेड्यूलिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन along with some gratitude and फीडबैक फ्रॉम सेल्फ। अदर से तो हम फीडबैक लेते हैं, सेल्फ से फीडबैक, दैट इज द की। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग सर। एज अ बुक इन्फ्लुएंसर आप, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अब 10 मिनट से हट के थोड़ा टॉपिक हम बुक इन्फ्लुएंसर राइट पे राइट आते हैं। राइट राइट विराज। सर आजकल के इरा में मतलब कि लोग है ना बुक्स को छोड़ के ई बुक्स पे जा रहे हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा मोड है, या फिर ये गलत जा रहे हैं, हम ई बुक की साइड डिजिटल चीज़ों पे जा रहे हैं? देखिए विराज, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरह से दूंगा। आपने कहा ई बुक पे जा रहे हैं। यस। अगर वो डिजिटली ई बुक पे जा रहे हैं तो दैट इज फेयर एनफ। मतलब अगर आप बुक पेपर बैक में हार्ड में पढ़ते हैं प्लस आप किंडल पर या उस पर पढ़ रहे हैं, सेम थिंग्स, इट इज़ इक्विलेंट पावरफुल, इक्विलेंट इफेक्टिव। बट अगर आप कहते हैं डिजिटल कंटेंट में जा रहे हैं तो आपको पर्पस पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप सोफे पे बैठ के स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस लर्निंग। क्योंकि टेक्नोलॉजी ना विराज, मैं बताता हूँ, टेक्नोलॉजी इज़ द डबल साइडेड स्वॉर्ड। ये दुधारी तलवार है। ये अच्छी चीज़ भी बहुत देती है टेक्नोलॉजी, और बेकार चीज़ भी बहुत देती है। टाइम को स्टील कर जाती है, आपको पता ही नहीं लगेगा कब 1 घंटा निकल गया। तो आपको ई बुक पढ़ते फेयर एनफ। आप ई बुक में भी हाइलाइटर होता है, नोट्स होता है, प्रॉपर नोट्स करिए, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, उनकी समरी बनाइए, रिफ्लेक्शन देखिए एंड ऑफ द बुक। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो इसका एक्सटेंडेड क्वेश्चन हो सकता है आपका। मैं बताना चाहूँगा कि आप कभी भी ना प्रेशर ना लें बुक पढ़ने का। नहीं यार, मुझे 1 साल में 12 बुक ख़त्म करनी है, 1 साल में मुझे 24 बुक ख़त्म करें, 1 महीने में मुझे 2 बुक ख़त्म करें। नथिंग। आप जितना आप पढ़ते हैं 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज पढ़िए डेली। और ऐसा भी हाल नहीं है अगर 7 डेज में आपने एक दिन मिस कर दिया तो बहुत बड़ा कुछ हो जाने वाला है। आपका पर्पस, आपका सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए। यार बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ के आपने रख दिया, ठीक है, उसका फिर रिफ्लेक्शन होना चाहिए बुक एंड के बाद। बट आप कभी भी ये प्रेशर ना लें कि नहीं मुझे तो ये 7 दिन में बुक खत्म करनी है। आप पर्पस मीनिंगफुल समझ के उस बुक को पढ़ें, बेशक स्लो पढ़ें। तो ये एक और बुक के साथ अटैचमेंट था कि बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। मतलब बुक के लिए प्रेशर नहीं लेने की बात है कि मुझे ये बुक ख़त्म करनी है, जल्दी ख़त्म करनी है। सर एज अ बुक इन्फ्लुएंसर, बुक्स ने आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव किया है? विराज, मैं कहूँगा तो ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, मतलब बुक की वजह से ही, बुक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं कहूँगा ग्रेटर देन 50% बुक का बहुत बड़ा रोल है। बुक ने मेरे को एक नई इंसाइट दी है, एक नई इंसाइट, एक नए हॉरिजन पे पहुंचा हूं मैं बुक की वजह से ही। तो इसीलिए मैं रिकमेंड भी करता हूं जनरल डिस्कशन में। मेरे कुछ मे बी ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो कुछ जूनियर्स हैं, उन्होंने मेरे से पूछा, उनको मैंने रिकमेंडेशन भी दी, फिर उन्होंने वो बुक ली, देखी, पढ़ी, तो उन्होंने मेरे को थैंक यू भी बोला कि ये बुक है। और उन्होंने मेरे को ये भी कहा कि और भी आप बुक सजेस्ट करिए मेरे को। तो बुक ने मेरे को काफ़ी चेंज किया है। ओके सर, आप हमारी ऑडियंस को, मैं चाहूँगा कि हमारी दो टाइप की ऑडियंस है। एक तो हमारे स्टूडेंट है जो कि 18 से 24 की है, और कुछ एम्प्लॉय भी हैं। तो दोनों कैटेगरी के लिए मैं चाहूँगा कुछ बुक्स रिकमेंडेड करें सर आप। एक तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई आपने फाइनेंशियल बुक करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा सर। फाइनेंशियल में तो मैंने जब बहुत ज़्यादा मैंने सेल्फ हेल्प की बुक ज़्यादा एक्सप्लोर की हैं। फाइनेंशियल में वैसे पॉपुलर बता सकता हूँ, अभी मेरी भी लिस्ट में है। रिच डैड पुअर डैड है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, ये आप ले सकते हैं। सेकेंडली जो सबसे मेरे को, मेरी लाइफ को विराज मैं कहूँगा जिसने बदला ना, एक बुक है 30 डेज चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ बाई मार्क रेक्लाउ। मार्क रेक्लाउ की ये बुक है। उसमें ऐसे पावरफुल पॉइंट्स है। फास्ट पेस की बुक है, 1 या 2 पेज का एक चैप्टर होगा, 90 चैप्टर है, 1 बाय 1 आप टर्न करते जाइए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है, आपको नोटबुक, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर लेके बैठना होगा, आपको मार्क करना होगा और उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो उसने मेरे को बहुत ट्रांसफॉर्म किया। उसमें टाइम से रिलेटेड भी है, जनरल बिहेवियर से रिलेटेड भी है, आपके एटीट्यूड से रिलेटेड भी है। मतलब बेसिकली हैबिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट का एक सेपरेट टॉपिक भी है काफ़ी। हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ए
मतलब टूल, तो उसमें ऐसा बताया 30 डेज, एक महीने के अंदर 90 हैबिट्स हैं। 90 हैबिट्स आप वन बाई वन पढ़ेंगे। और मैं दोबारा रिपीट ऑडियंस को कर देता हूँ, 30 डेज चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ बाई मार्क रेक्लाउ। ओके सर। ये हर कैटेगरी के लिए इम्पैक्टफुल है, चाहे वेदर आप प्रोफेशनल हैं, आप पर्सनल है, होम मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, सभी के लिए ये बेस्ट बुक है। ओके सर, एज अ होस्ट और एंकरिंग आप करते हैं और एक स्पीकर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। तो सर मैं अब है ना एंकरिंग से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन से पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अगर को आप एंकरिंग करते हैं तो कई चीज़ें आप क्या स्क्रिप्ट लेके रीड आउट करते हैं या फिर रैंडमली आप चले गए स्टेज पे और एकदम ओपन माइंडेड? देखिए विराज, एंकरिंग के लिए ना, एंकरिंग या होस्टिंग के लिए आपको कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो मैं आज ये रिवील करता हूँ, मतलब मैं कुछ टिप्स या कुछ स्किल्स बताने वाला हूँ। एंकरिंग के लिए सबसे पहले तो आपको नथिंग, रिहर्सल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट इज़ द की। सेकेंड वन इज़ टेक फीडबैक फ्रॉम अदर्स। आप सेशन एंड होने के बाद, मैं अभी भी करता हूँ, कुछ के खुद से ही आ जाते हैं क्या फीडबैक रहा, कुछ को मैं करता हूँ, व्हाट्सएप पे किया, कॉल कर ली या मिल के पर्सनली, जैसा भी सूटेबल होता है कि फीडबैक लीजिए। उसके अलावा कुछ स्किल्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ। नंबर वन है वर्बल स्किल। वर्बल स्किल में आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, पिच एडजस्टेबल होनी चाहिए, वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, पिच एडजस्टेबल होनी चाहिए, कनेक्ट विद ऑडियंस, ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहिए आपको। और वर्बल स्किल में ही आता है कि आपको ना अथॉरिटेटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं। लाइक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आप कहीं इवेंट में बोल रहे हैं कि हम सभी को विश्वास है कि हम ये करेंगे, रादर देन आप बोलें मैं इस मंच से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, तो दैट इज़ मोर इम्पैक्टफुल टू ऑडियंस। अथॉरिटेटिव वर्ड्स यूज़ करें। सेकंड आती है नॉन वर्बल स्किल। नॉन वर्बल स्किल में आपका बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आप कैसे खड़े हैं, आपने माइक कैसे पकड़ा हुआ है, अगर हैंड वाला है तो आप ऑडियंस से कनेक्ट कैसे हो पा रहे हैं, आपकी खड़े होने की लोकेशन कहाँ है, तो ये सब चीज़ें नॉन वर्बल स्किल में आती हैं। ओके थर्ड वन ईजी आता है कि आपका कंटेंट स्किल, मतलब आपका जो इवेंट है उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस एक रिहर्सल के फॉर्म में। सेकेंडली, आप क्या बोलने वाले हैं, उस किस सब्जेक्ट पे है वो, उसकी प्रॉपर रिसर्च करें, उसकी रिसर्च होनी चाहिए। आप एडजस्टेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। उस टाइम आप कुछ कर रहे हैं इवेंट और उस टाइम कुछ फीडबैक आया, यार इस तरह का टेस्ट नहीं है यहाँ पे, इस तरह का, तो आपको सडनली आप चेंज कर पाएँ, ये एक होना चाहिए। एंड लास्ट वन एक और है टेक्नोलॉजिकल स्किल। ये बहुत से लोग मिस कर जाते हैं इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ तो मैंने पॉडकास्ट से पहले चेक किया माइक किधर है, स्पीकर किधर है। तो आपको टेक्नोलॉजिकल स्किल, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो प्रोजेक्टर की लोकेशन क्या है, जूम इन जूम आउट कैसा है, लाइट ज़्यादा तो नहीं आ रही, ये वाली लाइट बंद करनी है, वो वाली लाइट खोलनी है, तो टेक्नोलॉजी, आप स्टेज से कितनी दूर हैं, स्पीकर लगे हैं तो साउंड कितनी दूर तक जा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल स्किल, मतलब मैं इसको नाम दूंगा टेक्नोलॉजिकल स्किल। प्रोजेक्टर, स्क्रीन, माइक, इन सब से आप फ्रेंडली हो जाएं इवेंट स्टार्ट होने से पहले, सो दैट आपको दिक्कत ना आए बीच में। तो ये एक की थी, कुछ लर्निंग थी जो मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से मैंने आपके साथ शेयर करी, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करी। सर ये टिप्स काफ़ी अच्छी थी, लेकिन है ना एक अंदर से डर रहता है अगर कोई स्टेज पे जाता है तो उनके पैर कांपना, थोड़ी सी नर्वसनेस रहना, उस चीज़ को सर कैसे दूर कर सकते हैं? उसका सर देखिए, उसका कोई खास ऐसा आइडिया नहीं है, जो मैंने बताया ना, रिहर्सल और प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपकी खुद ब खुद, पहले आप घर में प्रैक्टिस करें, आप अपने फैमिली मेम्बर को ऑडियंस बनाएं, फैमिली मेम्बर के सामने बोलें, फिर आप स्मॉल ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ करें, फिर सोसाइटी में करें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेवल अप होता जाएगा तो आपका हेजिटेशन या आपकी जो ये सब चीज़ें हैं ये निकल जाएंगी। डर, आपका जो फियर है ना, फियर क्या है कि मैं किसी चीज़ को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जाने से पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ टॉक, जो मैंने बताया क्रिटिकल, जो मेरे लिए थिंग्स थी, पर्सनल मीटिंग, उसमें अगर आप कल आपकी वो है एंकरिंग है तो आप पहले प्रैक्टिस करें, अपने आप से पॉजिटिव टॉक करें, नहीं यार आई विल डेफिनेटली डू, अफर्मेशन, अगेन वही आ गए जो मैंने शुरू किया था प्रोग्रेसिव प्लानर में। तो आई विल डेफिनेटली डू, आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। अगर आपके हार्ट से आ गई,
कि मुझे ये करना है, कि मैं ये एंकरिंग कर पाऊँगा। एक ये होता है, एक बताते हैं कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा, पब्लिक स्पीकिंग इज़ द एक्सट्रोवर्ट पर्सन टास्क, दैट इज़ मिथ। ये सही नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट ही पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं या स्टेज एंकरिंग कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सन भी कर सकते हैं। बट आपको पर्पज़ पता होना चाहिए। जब आपके माइंड में ये आ गया मुझे ये करना है, आई विल, आई कैन डू, आई विल डू, तो हो जाएगा। सर एंकरिंग आपको कभी सडनली ऑफर मिला है एंकरिंग करने का, होस्टिंग करने का सर? यस, रिसेंटली हमारा एक, सर मैं थोड़ा सा कट करना चाहूंगा, ऑफर मिला है बट आपने उस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया है विदाउट स्क्रिप्ट? राइट राइट, गुड क्वेश्चन विराज। एक्चुअली अभी रिसेंटली ना हमारा एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी टूर गया था आउट स्टेशन शिमला। ओके। तो आई एम टोटली ब्लैंक, मुझे नहीं पता था पहले से, आई एम नॉट अवेयर, और सडनली इवेंट शुरू होने से पहले मुझे कहा गया कि आपको एंकरिंग करनी है इस इवेंट की। बाय गॉड ग्रेस मैंने काफ़ी सक्सेसफुली वो कंप्लीट किया। तो उसमें मैंने टैकल कैसे किया, आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा, तो टैकल क्या है, की इनसाइट देखी मैंने कि वो उस इवेंट का पर्पस क्या है। उसमें से की फैक्टर मैंने निकाले, जस्ट 5 मिनट लिए उनसे कि इस इवेंट का पर्पस क्या है, उससे की नोट्स मैंने अपने माइंड में रखे, और फिर फ्लो के हिसाब से जो मैंने स्किल्स बताई हैं, टेक्नोलॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, उन सबको इम्प्लीमेंट करते हुए वो कंप्लीट किया। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। जैसे आपने वो बताया था कि जो भी हमारी ऑडियंस है उनको अपनी नाइट में ना राइट डाउन करना चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए। तो सर आप उसमें एक अफर्मेशन का नाम लिया था, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सर आप इस पे बिलीव करते हैं, क्यों बिलीव करते हैं और कैसे करते हैं? आपके साथ लाइफ में क्या चेंजेस हुए यू गो विद अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन? प्लीज़ एक्सप्लेन। ऐसा कुछ खास नहीं है विराज। मैंने जैसे कहा कि मैं इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में लॉट्स ऑफ बुक पढ़ी, तो वहाँ मेरे को किसी बुक में अफर्मेशन के बारे में भी आया। तो पहले बिलीव करना एक जनरल ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा नहीं होता। फिर धीरे धीरे मैं प्रोग्रेसिव प्लानर पे गया, तो मैं वहाँ लिखने लगा अफर्मेशन 1 2 3, रिपीट भी हो सकती हैं। आप अफर्मेशन लिखते जाइए लिखते जाइए। होता क्या है कि जैसे आपने ब्रेन्स के कुछ वीडियो देखे हों, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, लॉट्स ऑफ वीडियोज़ हैं, पॉडकास्ट हैं, उनमें बताते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना, मैं इसको ऐसे लेता हूँ, आप कार ड्राइविंग या बाइक ड्राइविंग सीखते हैं, सबसे पहले आप दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ते हैं या दोनों हाथों से हैंडल पकड़ते हैं, फिर गियर चेंज करते हैं, फिर मोड आ गया, स्लो करना है, आपका माइंड वहीं रहता है, वहीं रहता है। जब आप थोड़े थोड़े सीखने लग जाते हैं, फिर स्टीयरिंग, हाँ किसी से बात भी कर ली, फिर गियर का आपको सेंस नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लच दबेगी, क्लच उठेगी, ब्रेक लगेगा। और जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो आप एक हाथ से स्टीयरिंग भी पकड़ लेते हैं, समटाइम्स छोड़ भी देते हैं टेंशन में। तो उस तरह से फिर आपको ना आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है। आप अपने माइंड को ये बता दिया। इवन कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे रोजाना ऑफिस से घर आना होता है, तो एक फिक्स रूट है, मैं उससे आता हूँ, तो उसी रूट पे ले लिया, जबकि मुझे रास्ते में कुछ काम था, कुछ वाइफ ने बोला था, मुझे कहीं जाना था, लेकिन नहीं ध्यान रहा। तो दैट इज कॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इवन मेरे स्टेयरिंग को पता है कि वो इस जगह से गाड़ी मुड़ के शाम को यहाँ जाएगी। तो सेम ही एफर्मेशन के साथ है। आप जब रोजाना माइंड को कहेंगे आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई कैन डू इट, माई माइंड इज इन माई कंट्रोल, इस तरह की एफर्मेशन कुछ भी हो सकती हैं आपकी, कुछ भी हो सकती हैं। तो वो आप रोजाना अपने माइंड को ट्रेनिंग, जैसे कहते हैं ना, ये माइंड के लिए एज ए फूड या सप्लीमेंट का काम करता है। मैं इसे ऐसे भी कहूँगा, सप्लीमेंट का काम करता है। और सबसे बड़ी बात होती है, जैसे हम यहाँ काफ़ी मोटिवेशनल टॉक हुई, तो मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन इज लाइक ए योर सेल फोन चार्जिंग। मोटिवेशन दूसरों के मोटिवेट करने से कुछ होता नहीं है, मोटिवेशन खुद से ही करना पड़ता है। आपका सेल फोन एम्प्टी होता है, जितना एम्प्टी है 50% 60%, आप चार्जिंग उसी हिसाब से लगाते हैं। आपको अपने मोटिवेशन का चार्जर खुद ही लेके निकलना होगा, आपको अपने मोटिवेशन का चार्जर खुद ही लेके निकलना होगा, खुद ही प्लग इन करना होगा। आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए ये बर्डन ना लें कि यार मुझे अफर्मेशन लिखनी है। आप जितने मोटिवेटेड हैं, जितनी आपकी एपिटाइट है, आप उतना करेंगे। तो मैं मोटिवेशन को कई बार कई टॉक में होता है कि आप कैसे मोटिवेट करते हैं, बुक इन्फ्लुएंस पे भी बात आई। तो दूसरों के माइंडसेट और हैबिट को चेंज करना
कोई सेकंड पर्सन नहीं कर सकता या कोई भी प्रोडक्टिविटी टूल नहीं कर सकता। प्रोडक्टिविटी टूल तभी काम करेगा जब आपका माइंडसेट, और माइंडसेट फर्स्ट, सेकंड आपकी हैबिट अगर चेंज होंगी तो टूल आपका उसके साथ काम करेगा। सिंगल अलोन टूल कभी काम नहीं करेगा, कभी मोटिवेशन नहीं लाएगा। आप कितने ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुन लें, आप कितनी ही बड़ी बुक रिकमेंडेशन सुन के आ जाएं, बट आप नहीं होगा जब तक कि आपका माइंडसेट और हैबिट, जो कि एक प्रैक्टिस से आता है, आपका जब हार्ट बिलीव करने लगेगा कि मुझे ये करना है, तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। ओके सर। सर जैसे अभी आपने बताया प्रोडक्टिविटी टूल, सर आपकी लाइफ में क्या प्रोडक्टिविटी टूल रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी रही हैं जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल स्ट्रेटेजी रही हैं सर आपकी ज़िंदगी में? देखिए, मैंने पहले काफ़ी इसमें अर्लियर डिस्कशन हो चुका है, प्रोग्रेसिव प्लानर, प्रायोरिटाइजेशन, शेड्यूलिंग, सेट बाउंड्री, ये सब चीज़ें बताई। उसके साथ सबसे इम्पैक्टफुल है, जो कुछ लोगों ने मेरे को चैलेंज भी किया इस चीज़ पे, आई एम नॉट ए मल्टीटास्कर। मल्टीटास्किंग इज़ ए लाई। मल्टीटास्किंग इज़ ए लाई, इट इज़ ए इल्यूजन। डू वन टास्क एट ए टाइम। आपको लगता है कि आप मल्टीटास्क करें, आप एक काम कर रहे हैं, आप ईमेल भी लिख रहे हैं, आप मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, आप अपने कोलीग को, अपने टीममेट को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, बट एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग मल्टीटास्किंग। आप एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करने में बल्कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मल्टीटास्किंग इज ए लाई। डू वन टास्क एट ए टाइम। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपके लिए। सर ये जो आपकी 18 साल की जर्नी रही है, एक एंकर, राइटर, बुक इन्फ्लुएंसर, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट के थ्रू, सर आपकी जर्नी कैसी रही? आपकी लाइफ में क्या ऐसा लेसन था जिसे आप आज तक फॉलो करते हैं? क्या टिप्स है सर जो अभी आप आज तक फॉलो करते मैं हैं? अगर विकी एक सबसे पावरफुल टिप या ये कहें इसका पूरा निचोड़ देना चाहूँ, तो मेरी जर्नी में जो सबसे बड़ी बात रही, या मैंने जो लर्न किया, या जिसको मैंने अडॉप्ट किया सबसे ज़्यादा, आप ऐसे कह सकते हैं, मैंने सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया, वो है इनसाइट। इनसाइट एंड इम्प्लीमेंटेशन। इनसाइट, ओनली इनसाइट नहीं, इनसाइट प्लस इम्प्लीमेंटेशन ओके। इक्वल टू रिजल्ट। आप कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं, आजकल लॉट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हैं, फिजिकल ट्रेनिंग्स भी हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी होते हैं, वीडियो, रील्स और पॉडकास्ट के थ्रू भी होते हैं, लेकिन आप उससे इंसाइट नहीं निकालेंगे, उससे इंसाइट निकाल कर नहीं लाएंगे कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ द अगेन फिर आ जाता है राइटिंग। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, यार ये छोटी छोटी चीज़ें आप लिखते हो, डायरी पेन लेके बैठ जाते हो, क्या है ये? तो आप इंसाइट रखिए। मैं नहीं कहता आप डायरी पेन लेके लिखिए, आप अपने मोबाइल में नोट्स बनाइए, अगर किसी को डिजिटली, दैट इज़ फेयर एनफ, बट आप इंसाइट निकालिए, प्लस उनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करिए। आपने किसी ट्रेनिंग से अगर 50%, 40%, 30% भी इम्प्लीमेंट किया, सेकंड ट्रेनिंग से 20% किया, फिर 30% किया, तो आप धीरे धीरे करके एक अच्छे प्रोग्रेसिव या ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी आपकी अच्छी होती जाएगी। मतलब कई लोग कहते हैं कि यार अर्लीज 20 में मुझे ये बात पता होती, मेरे साथ भी काफ़ी ऐसा हुआ कि मुझे अर्ली 20s में पता होती तो आज मैं यहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ होता। दैट इज़, तब ठीक है, आपको पहले नहीं पता, लेकिन अभी पता लग रहा है। आप जब पता लग रहा है, जब जागो तभी सवेरा, एक पुरानी कहावत है, आप तभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि रेस्ट ऑफ योर लाइफ कुड बी बेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी जितनी लाइफ बची है वो आपकी बेस्ट हो सकती है। तो ऐसा रिग्रेट नहीं करना है कि मुझे अर्ली 20s में पता होता, जब मैं कॉलेज में था ये चीज़ें मुझे पता होती, प्रोडक्टिविटी मैंने कैरियर शुरू किया तब मुझे पता होता, मुझे बुक्स के बारे में स्टूडेंट लाइफ में पता होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज आपको पता लगा अक्टूबर 2024 में, आप आज से शुरू कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, रेस्ट ऑफ योर लाइफ कुड बी बेस्ट ऑफ योर लाइफ। सर जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स देते जाएं। विराज, मैंने सारा बता दिया, फिर भी मैं एक बार लास्ट में समराइज कर देता हूँ कि लर्निंग जो कहते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, सबसे पहले यूज़ प्रोग्रेसिव प्लानर। उसमें हाई प्रायोरिटी टास्क, शेड्यूलिंग, व्हाट एक्साइटेड अबाउट यू, वो लिखिए अगले दिन के लिए, प्लस आप लिखिए एफर्मेशन, और लास्ट में रिफ्लेक्शन, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव। सेकेंड वन, अवॉइड मल्टीटास्किंग। थर्ड वन इज पोमोडोरो टेक्निक। आपने सुना भी होगा पोमोडोरो टेक्निक। आप कोई काम करते हैं तो पहले आप अपनी क्लॉक को सेट कर लीजिए, 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, 1 आवर, और अगेंस्ट देम
उस क्लॉक के अगेंस्ट में काम करिए। एक आवर का आपने क्लॉक लगा दिया, अलार्म क्लॉक लगा दिया, आप काम कर रहे हैं, फ्लो में काम कर रहे हैं, और तो आपका काम जल्दी होगा। एंड लास्ट वन इज़, जो सबसे मतलब मैंने कई बार पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि डू अनप्लीजेंट थिंग फर्स्ट। होता क्या है कि एक आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको कोई टास्क करना है, उसमें उसके एक प्रोजेक्ट में 10 काम हैं, 10 काम में से 8 काम या 7 काम ईजी हैं, 1-2 मॉडरेट है, और 1-2 काम क्रिटिकल टास्क हैं जिसका आपका मन नहीं है, या डाटा ज़्यादा निकालना है, या लोगों से ज़्यादा बात करनी है, कुछ भी है जो आपके लिए आपको टफ लगता है। हो सकता है एक्स पर्सन को टफ लग रहा है, वाई पर्सन को वो ईजी है, लेकिन आपके लिए जो टफ है, डू फर्स्ट दैट टास्क। होता क्या है कि हम इजी टास्क में टाइम अपना लगा देते हैं पहले, फिर लास्ट में डेडलाइन आ जाती है, डेडलाइन आने से वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, कठिन वाला टास्क या क्रिटिकल टास्क बच जाता है, उसके लिए टाइम आपको कम मिलता है, फिर आप एंग्जाइटी के बर्नआउट के शिकार होते हैं। उससे फिर आपका वर्क लाइफ बैलेंस, जो बातें करते हैं हम, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता, आपके हेल्थ बेनिफिट्स, आप रेगुलर अगर ऐसा ज़्यादा होता है तो आपको हेल्थ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो आप डू अनप्लीजेंट थिंग फर्स्ट, जो पहले आपको अच्छी नहीं लगती, मतलब जो डूअर है, अगर आप कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कोई टास्क ऐसा हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए वो अनप्लीजेंट नहीं है। जो आपके लिए अनप्लीजेंट है आप उसे पहले करें। तो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। सर काफ़ी अच्छा रहा सर आपके साथ पॉडकास्ट, और मैं ऑडियंस को चाहूँगा कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा। तो अगर सर कहीं से भी आपसे रिलेट कर पाते हैं तो सर के सोशल मीडिया हमारे बिलो में हैं, आप उनसे कनेक्ट होइए। और सर शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक्स थैंक यू सो विराज, मच। थैंक्स विराज तो फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ए ग्रेट लर्निंग टू मी। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मेरे लिए लर्निंग क्या रही यहाँ से, मतलब मैंने बताया इस पॉडकास्ट से मेरे लिए इंसाइट क्या रही। तो ग्रेट ग्रेट विराज, कीप इट अप, और थैंक्स थैंक यू फॉर सर। इनवाइटिंग। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक्स।